हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के यहाँ पर जो सेकेंड पेपर है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर के हम श्योर सीरीज को आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रहे हैं क्लास वाइज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की भी वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसा कि कल की वीडियो आपने देखी होगी, हम सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर के हमने कल 2 लघु को देखा था, लघुत्तरी प्रश्नों को देखा था। बाकी के हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज कितना क्वेश्चन जो है हम आप लोगों से शेयर कर पाते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि हम चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? संप्रेषण है। और इसके हम लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कल हमने 2 लघुत्तरी प्रश्नों को देखा था, क्वेश्चन लघुत्तरी 1 और लघुत्तरी 2 प्रश्नों को। आज हम लघुत्तरी 3 से ही स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोई प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरी का, उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं, जो कि है कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। और ये प्रश्न अगर आप देखें तो 2018 में पूछा जा चुका है। और उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के उपाय, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो कक्षा संप्रेषण है उसमें प्रभावशीलता लाने के लिए कौन कौन से उपाय या तरीके हम यूज कर सकते हैं ताकि वो बहुत प्रभावशाली हो। ठीक है, तो हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के सिद्धांत या पथ प्रदर्शन समान प्रकृति के हैं। कार्यगत दृष्टिकोण से कई अन्य विशेष सुझाव भी दिए जा सकते हैं जो संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं इस संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे तरीके या उपाय हम यूज कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला आप जो है हेडिंग डालेंगे संप्रेषण के प्रवाह को निर्मित करना। अब यहाँ पर पहले जो चीज़ें लिखी है मैं उसको बता देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है। तो संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषित किए जाने वाले संदेशों की प्राथमिकता का निर्धारण सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि प्रबंध उच्च प्राथमिकता वाले अधिक महत्वपूर्ण संदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। अन्यथा इस बात की संभावना है कि प्रबंधकों के ऊपर संप्रेषण के कार्य का अत्यधिक बोझ हो जाए। इसी प्रकार संगठन के अंदर होने वाले संप्रेषण का जहाँ तक संभव हो संपादन और सूक्ष्मीकरण किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त महत्वपूर्ण संदेशों की उपेक्षा करने अथवा अवज्ञा करने की संभावना को कम किया जा सके। यानी ओवरऑल इसका देखिए कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर ये कहा गया है कि संप्रेषण जब हम करते हैं, ठीक है, संप्रेषण के अंतर्गत हमें जो भी चीज़ें यानी जो भी संदेश, जो भी ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, अगर हम कक्षा की बात करें तो हमें पहले उन संदेशों की प्राथमिकता को जो है निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस संदेश को हमें बच्चों तक सबसे पहले पहुंचाना है, कौन से संदेश, कौन से नॉलेज, कौन सी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि प्रबंध जो है ज़्यादा प्राथमिकता वाले जो संदेश हैं उस पर है जो है महत्वपूर्ण जो है संदेशों पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकता है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उस पर भी थोड़ा सा संप्रेषण के कार्य का जो है बोझ कम हो जाता है कि अब उसे ये नहीं रहता कि सब चीज़ उसे बतानी है। जब उसे वो डिसाइड कर लेता है कि हमें कौन से संदेश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बच्चों तक पहुँचाने हैं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे मान के चलते हैं कि बहुत एक जैसे अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ाने आता है तो उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन अध्यापक फोकस क्या करता है? अध्यापक फोकस उन पॉइंट पे करता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अध्यापक बार बार आप देखें तो कभी पढ़ाता है कोई टॉपिक तो कहता है क्या है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, तो इसको ध्यान रखना। तो इससे क्या होता है कि संप्रेषण के अंतर्गत हम जो भी चीज़ें, जो भी संदेश बच्चों तक पहुँचाना है या लोगों तक पहुँचाना है, हम क्या करते हैं कि हम उन संदेशों को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इससे जो है उच्च प्राथमिकता वाले जो संदेश होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा आसान होता है और मैनेजमेंट के ऊपर भी जो थोड़ा प्रेशर जो है वो कम हो जाता है कि कौन से संदेश भेजने हैं, कौन से संदेश नहीं भेजने हैं, कौन से संदेश जो है ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ से उनके ऊपर जो कार्यभार है वो थोड़ा सा कम, आप कह सकते हैं कि बोझ जो है वो कम हो जा सकता है। बाकी अगर हम संगठन के अंदर की बात करें तो संगठन के अंदर भी संप्रेषण का जो जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि
जहाँ तक भी संभव हो जो भी संदेश है उनका संपादन और सूक्ष्मीकरण किया जाना चाहिए, ताकि जो प्राप्त महत्वपूर्ण संदेश है उसकी उपेक्षा हम कम कर सकें, साथ ही उसकी अवज्ञा हम कम कर सकें। इसकी संभावना को जो है कम जो है किया जा सकता है, मतलब ओवरऑल कि हम जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ही फोकस कर सकें और कोई भी इम्पोर्टेंट संदेश जो है वो मिस ना हो, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि हमें जो संप्रेषण के प्रवाह को है हमें नियमित रखना पड़ेगा। हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे संदेश हैं उसको हमको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो कम थोड़े से इम्पॉर्टेंट है उनको कम थोड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पुनः निवेशन। तो पुनः निवेशन में है कि प्रत्येक संप्रेषण के साथ पुनः निवेशन यानी फीडबैक की आवश्यकता होती है। संप्रेषण की पुनः निवेशन का अर्थ है मूल संदेश के प्रति उत्तर या प्रतिक्रिया। पुनः निवेशन के अंतर्गत प्राप्तकर्ता का संदेश की स्वीकार्यता एवं समझ, उसकी कार्यवाही या व्यवहारात्मक अनुक्रिया और प्राप्त परिणाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परस्पर सहमति स्थापित करने में एक मार्गी संप्रेषण की तुलना में द्विमार्गी संप्रेषण अधिक सहायक समझा जाता है। अब इसको चलो, अब ये वाली किताबी लैंग्वेज को थोड़ा साइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने इन जनरल जो हम चीज़ देखते हैं, फेस करते हैं, उस पर आते हैं। हम अब एक क्लासरूम हम इमेजिन करके चलते हैं, क्योंकि हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम एक क्लासरूम की ही को ही एग्जांपल लेके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक क्लासरूम है, अध्यापक बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप बस इतना क्वेश्चन अपने माइंड में करो कि एक अध्यापक कितना सफल हुआ पढ़ाने में, ये उसको वो कैसे जान पाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अध्यापक खुद ही सोच ले कि उसने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे सारा चीज़ समझ लिए और उसका पढ़ाना सफल रहा। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अध्यापक बच्चों से पूछे कि बच्चों, आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने आज समझाई बताई, क्या वो आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, और नहीं अगर आई तो अच्छी बात है, अगर कहीं पर भी क्या कोई डाउट है तो आप उसे बता सकते हैं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। कुछ इस तरह से अध्यापक बच्चों से कहता है। तो आपके पास मैंने दो ऑप्शन दिए, आप अपने खुद माइंडसेट से बताइएगा कि आप इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी संदेश, जो भी संप्रेषण किया गया है क्लासरूम में, जो भी चीज़ें बच्चों को बताई गई है अध्यापक द्वारा, समझाई गई हैं अध्यापक द्वारा, तो अध्यापक उस चीज़ के बारे में कैसे जानेगा कि उसका जो निवेश है वो सही है कि नहीं है, कितना सफल रहा या नहीं सफल रहा। इसके लिए वो कौन से ऑप्शन को चूज करेगा। तो आपके माइंड में जो उत्तर आया होगा वो आया होगा कि हम बच्चों से पूछेंगे तो हमें शायद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हम कितने सफल रहे संदेशों का आदान प्रदान करने में, ठीक है, संदेशों को पहुंचाने में, संप्रेषण करने में। तो आपका जो ऑप्शन आया वो आया ऑप्शन नंबर 2। तो सेम यहाँ पर है कि पुनः निवेशन, अगर हमें संप्रेषण की हमको प्रभावशीलता जाननी है कि संप्रेषण कितना सफल रहा या नहीं सफल रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पुनः निवेशन की हम जो है सहायता लेंगे, यानी हम फीडबैक लेंगे लोगों से जिसके साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं कि हाँ, आप तक चीज़ें जो बताई गई, जो संप्रेषित की गई, आप उससे कितना सहमत है, कितना नहीं सहमत है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप अपनी समझ बताइए, आप अपनी सोच बताइए, आप अपना रिजल्ट बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है। अगर हम उससे पूछें तो हम संप्रेषण की प्रभावशीलता को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि हाँ, वाकई में संप्रेषण सफल रहा या सफल नहीं रहा। जैसे मैंने क्लासरूम की बात की, अगर बच्चों ने कह दिया कि हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक ने जो भी चीज़ें संप्रेषित की, जो भी चीज़ें बच्चों को बताई, तो अध्यापक का जो ये संप्रेषण था वो क्या रहा, सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। तो पुनः निवेशन भी प्रभावशीलता के तरीकों में जो है काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लास्ट में देखिए लिखा गया है कि एक मार्गी संप्रेषण की तुलना में द्विमार्गी संप्रेषण जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, कि अध्यापक खुद ही सब अपने से एनालिसिस कर ले कि हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया, सब समझ में आ गया। तो ये एक मार्गी है, और द्विमार्गी है कि बच्चों से पूछा कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, तो ये द्विमार्गी है। तो हमेशा द्विमार्गी जो है अधिक सहायता करता है एक मार्गी संप्रेषण की तुलना में। अब तीसरा पॉइंट हमारा है संदेश की भाषा। तो प्रभावशाली संप्रेषण के लिए उचित भाषा का प्रयोग आवश्यक है। ये संदेश तैयार करते समय इसके प्रेषक को वातावरण और साथ ही प्राप्तकर्ता की संदेश के सही निर्वचन करने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। दुर्बोध धारणाओं को समझना चाहिए और अस्पष्ट अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए।
उसे शब्दार्थ विज्ञान की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह पता चलता है कि इच्छित अनुक्रिया पैदा करने में मौखिक संप्रेषण जब लिखित संप्रेषण के साथ होता है तो अधिक प्रभावशाली होता है। अब यहाँ पर हमें संप्रेषण की प्रभावशीलता को जानना है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जो संदेश की भाषा होगी, जैसे हम संप्रेषण में आप लोगों को मैंने बताया था कि दो तरीके से होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक में भी दो ऑप्शन आएंगे, यानी दो तरीके आएंगे शाब्दिक संप्रेषण में। एक जो होता है कि हम बोलकर कोई चीज़ संप्रेषित कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम लिख कर कोई चीज़ संप्रेषित कर रहे हैं, लिख कर लोगों तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। तो पहले तो ये कि अगर मौखिक संप्रेषण हो, उसके साथ साथ ही जब हम लिखित संप्रेषण करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल बस ऐसे समझ के चलिए, क्लासरूम में कोई टॉपिक अध्यापक केवल बोल के समझाएगा और साथ ही साथ वो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए कुछ फिगर बना के इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ड्रा करके लिख के अगर ब्लैक बोर्ड पे साथ में मौखिक संप्रेषण के साथ साथ लिखित संप्रेषण जब करता है तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, सिवाय जब वो केवल बोल के समझाता है। तो आपने भी ये चीज़ फेस करा होगा कि अध्यापक जब लिख के और बोल के दोनों को साथ में लेके चलता है, चीज़ों को समझाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो ये तो चलिए, अब ये तो हमने बता दिया कि संदेश की जो भाषा है वो दोनों को लेके चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो प्रभावशाली संप्रेषण है हमें उसमें उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा हो कि कुछ ऐसी भाषा जो है आप यूज कर रहे हैं जो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरीके से, आपकी भाषा ही उसे अच्छे से समझ में नहीं आ रही, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रही है, तो आप चाहे कुछ भी बता लीजिए, जो है उस व्यक्ति को जिसको कि आप समझा रहे हैं उसको वो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, आप उसको फॉरेन लैंग्वेज में कोई यूज करके समझाइए तो क्या वो समझेगा? नहीं समझ में आएगा। तो संदेश की भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है संप्रेषण की प्रभावशीलता को बनाने में। अगर संप्रेषण की भाषा जो है, उचित भाषा का प्रयोग किया जाता है संप्रेषण के दौरान, तो वो जिसके पास आप संप्रेषित कर रहे हैं अपने संदेशों को, अगर वो उस भाषा को अच्छे से समझ पाएगा तभी हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है बेहतर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि संप्रेषण जो है असफल रहा या सफल नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जैसे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकला मैंने केवल उसकी बात की। बाकी यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि हम जब भी संप्रेषण करते हैं तो विज्ञान की समस्याओं का हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा होता है कि कई बार आप देखें तो एक ही शब्द के दो या दो से ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो हमें सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाते हुए चलना है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, ताकि कोई बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। अब चलिए अगला हमारा पॉइंट है ध्यानपूर्वक श्रवण का महत्व। तो मौखिक संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनने का अर्थ है कि एक सक्रिय प्रक्रिया की विद्यमानता संप्रेषण के प्रति आंशिक ध्यान प्रायः गलतफहमी और संभ्रांति का कारण है। एक सुनने वाले को धैर्यवान और मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए और संदेश प्राप्त करते समय विकर्षण से बचना चाहिए। उसे संदेशों पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। दूसरी ओर संदेश के प्रेषक को प्राप्तकर्ता की बात को सुनने के लिए और उसके प्रश्नों का यदि कोई उत्तर हो तो उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऊपर हमने बोला संप्रेषण की भाषा, अब यहाँ पे है ध्यानपूर्वक श्रवण का महत्व। यानी अगर आप ये बताएं कि जैसे अध्यापक अगर क्लास में कोई टॉपिक समझा रहा है, बच्चों को कुछ चीज़ें बता रहा है, तो क्या बच्चे अगर जो है शोरगुल करेंगे तो क्या बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी? नहीं समझ में आएंगी ना, संप्रेषण वहाँ पे सफल नहीं होगा। तो संप्रेषण के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है संप्रेषण प्रभावी हो, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो श्रवण है उसको भी ध्यान में रखा जाए। यानी जब भी इस तरह से चीज़ें हों, जब भी कोई चीज़ संप्रेषित हो, तो सुनने वाला व्यक्ति भी कैसा हो? धैर्यवान हो और मानसिक रूप से दृढ़ हो कि क्या चीज़ें उसे समझाई जा रही हैं, उस चीज़ पे वो फोकस करे, यानी ध्यान दे। अगर श्रवण क्षमता अगर आपकी सही नहीं है या फिर आप शोरगुल कर रहे हैं, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो संप्रेषण किया जा रहा है, जो चीज़ें, अगर आप उस चीज़ को धैर्यवान होकर और मानसिक रूप से दृढ़ होकर नहीं सुनेंगे तो शायद वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। अगर आपका मन कहीं और लग रहा है, बस आप क्लास में बैठे हैं, तो अध्यापक कुछ भी समझाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हैं। आपका शरीर केवल क्लास में है लेकिन आपका मन कहीं और है, तो मानसिक रूप से आप दृढ़ नहीं है क्लास में।
तो इसीलिए एक सुनने वाले को भी धैर्यवान और मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, ताकि जो भी संदेश उसे दी जा रही है, जो भी सूचना उसे दी जा रही है, जो संप्रेषण हो रहा है उस पर वो ध्यान दे सके और ध्यान केंद्रित कर सके, और उसको जहाँ पर भी उस चीज़ को सुने समझे, और अगर उसे कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ उसे नहीं समझ में आ रही है तो उस चीज़ को फिर उसके स्पष्टीकरण की वो मांग भी करे। और ये तो हो गई सुनने वाले की बात। और जो संप्रेषित कर रहा है, ठीक है, जो संप्रेषण कर रहा है सूचना को, अगर हम उस पर आए तो उससे भी जो है प्राप्त करता है, जिससे कि हम सब, जैसे हम एक टीचर और अध्यापक का लेके चल रहे हैं, तो टीचर क्या है, प्रेषक है जो संदेश भेज रहा है, और विद्यार्थी क्या है, वो संदेश ले रहे हैं, ठीक है, सुनने वाले हैं। तो हम विद्यार्थी को भी कहेंगे कि उनको भी ध्यान देना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, ताकि वो सूचना पर ध्यान फोकस कर सके, और कहीं पर उन्हें डाउट है तो वो जो है स्पष्टीकरण के लिए भी अध्यापक से बोल सके, और अध्यापक यानी जो प्रेषक है उसे भी जो विद्यार्थी हैं उनकी बात को सुनना चाहिए, और जहाँ पर भी उन्हें लगे कि नहीं वाकई में यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही, तो उसे चीज़, अगर उस प्रश्न का कोई उत्तर है तो उसको जो है उस प्रश्नों के उत्तर भी देने चाहिए। तो ध्यानपूर्वक श्रवण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो है एक प्रभावी संप्रेषण के लिए। अगला है भावों पर संयम। तो संदेशों के प्रेषक या प्राप्तकर्ता पर शक्तिशाली भावनाएं और भावुक दबाव संप्रेषण प्रक्रिया में गंभीर अड़चनें हैं। संदेश की विषय सामग्री पर भाव के किसी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए प्रेषक संदेश का प्रेषण कुछ समय के लिए रोक सकता है, अथवा संदेश के गलत निर्वचन से बचने और इसकी अनुक्रिया, ठीक है, बाकी की चीज़ें चलिए अगले पेज पे देखते हैं। सुस्थिर दिमाग से देने के लिए अपनी मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर नियंत्रण के लिए विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर मानसिक भावनाएं, अगर अध्यापक जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अध्यापक अगर मेंटली सही नहीं है, भावात्मक रूप से सही नहीं है, इमोशनल रूप से सही नहीं है, अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब भी जो है संप्रेषण में जो है बाधा उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चलिए कि अध्यापक का आज मूड ख़राब है, या कोई चीज़ से वो बहुत अपसेट है, बहुत उदास है, सैड है, या बहुत गुस्सा है, तो क्लास में क्या वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएगा जैसे वो नॉर्मल डे में समझाने की कोशिश करता है? नहीं, थोड़ा सा आप देखेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। अगर वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा अध्यापक, तो वो कक्षा में अपनी जो चीज़ें समझाना है, जो नॉलेज बच्चों तक पहुंचानी है, शायद वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा जैसे कि अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होता। इसीलिए भावनाओं पर जो है कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब आप इमोशनल रूप से कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पर संयम कर लेते हैं, तो आप जो है संप्रेषण बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य इतना है, तो बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगला है अनुपालन के गैर मौखिक संकेतन। तो मौखिक संदेश सामान्यतः जबानी ही स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि स्वीकृति के बाद कार्रवाई होगी अथवा नहीं। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मौखिक संप्रेषण की दिशा में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही संदेश के उद्देश्य और सहमति के अनुरूप है या नहीं, प्रेषक को प्राप्तकर्ता के आचरण का अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ बताई गई है कि जैसे हम इसको ना एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि एक क्लासरूम है, अध्यापक है और बच्चे हैं। अब अध्यापक को कोई जो है संदेश बच्चों तक पहुँचानी है, जो कि वो मौखिक रूप से संदेश को जो है पहुँचा रहा है। अब अध्यापक जब जो मौखिक रूप से संदेश बच्चों तक पहुंचा रहा है, तो बच्चों ने उस संदेश को स्वीकार किया कि नहीं किया, बच्चे उस चीज़ से सहमत है कि नहीं सहमत है। अगर उस मौखिक रूप से कोई संदेश बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो बच्चों का रिएक्शन जानने के लिए वो क्या करता है कि बच्चे कितने सहमत हैं उस संदेश से, उस मौखिक संदेश से। इसके लिए जो प्रेषक है यानी जो अध्यापक है, और जो प्राप्तकर्ता यानी जो बच्चे हैं, तो प्रेषक क्या करता है, प्राप्तकर्ता यानी बच्चों की आचरण का क्या करता है, अवलोकन करता है। तभी वो मतलब उससे जो है आकलन का अवलोकन अगर वो करेगा, तभी वो जान पाएगा कि बच्चे उसके मौखिक संदेश से कितने जो है सहमत हैं, कितना उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो मौखिक संदेश है वो क्या है, ज़बानी स्वीकार कर लिए जाते हैं, और जबकि यह भी निश्चित नहीं होता कि उसे स्वीकार करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं। लेकिन फिर भी हम ये समझने के लिए कि मौखिक संप्रेषण सही से हुआ कि नहीं, वो
सहमति उस पे हुई कि नहीं, ये जानने के लिए जो प्रेषक है वो क्या करता है, प्राप्त करता है कि ये जानने के लिए उसे क्या, जो प्रेषक को जो है प्राप्त करता है कि आचरण का क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। यानी जो गैर मौखिक संकेतन है ये आपको कैसे मिलेंगे, जब आप अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो अनुपालन के गैर मौखिक संकेतन का जो एक पॉइंट है ये भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रभावशाली रहेगा अच्छे संप्रेषण के लिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए। कि हमें अगर ये जानना है कि हम कोई अगर मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो वो मौखिक संप्रेषण लोग उसके जो है उससे सहमत है कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनके आचरण का जो है अवलोकन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे मैंने अध्यापक और टीचर वाला एग्जांपल लेके चला कि अगर कोई संदेश अध्यापक द्वारा बताई गई बच्चों को, तो बच्चे जो है उस संदेश से सहमत है कि नहीं, उसको वो मानेंगे कि नहीं, इसके लिए उनके आचरण को जो है एनालिसिस करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तभी अध्यापक ये समझ पाएगा कि हाँ बच्चे उस मौखिक संदेश से सहमत हैं कि नहीं सहमत है। अगला यहाँ पे है परस्पर आस्था और विश्वास। तो संबद्ध पक्षों में गंभीरता की कोई भी मात्रा संप्रेषण की प्रक्रिया को तब तक प्रभावशाली नहीं बना सकती जब तक उसमें परस्पर आस्था और विश्वास न हो। एक संगठन के व्यक्तियों में इन तत्वों को विकसित करने का श्रेष्ठ तरीका उद्देश्य की स्पष्टवादिता और प्रबंधकों की निष्कपटता है, परंतु इस प्रकार का वातावरण तैयार करने में समय लगता है। प्रबंधकों और अधीनस्थों दोनों को ही इस उद्देश्य में सहयोग देना चाहिए ताकि व्यक्ति सुझाव देने और बिना गलतफहमी पैदा किए हुए एक दूसरे के दृष्टिकोण को ठीक करने में स्वतंत्रता का अनुभव करे। तो पहली बात तो ये कि इतना जो लंबा चौड़ा लिखा गया है, आप बस इतना इसमें समझिए जो मेन चीज़ होती है इस पॉइंट में, कि अगर कोई भी चीज़ हमें संप्रेषित करना है, हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय के द्वारा अगर कोई भी चीज़ संप्रेषित की जाती है, चाहे वो प्रबंधन में हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, कि कोई सीनियर आपसे जो है टीचर या प्रिंसिपल कह लीजिए, प्राचार्य कह लीजिए, या मैनेजमेंट का कोई बड़ा अधिकारी कह लीजिए, वो आप तक जो है जो छोटे उनसे जो लोअर जो पद पे है, अगर उनसे वो कुछ बात कह रहा है तो वो उसकी बात पे यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके प्रति जिस तक संदेश पहुंच रहा है, उनका जो संदेश भेज रहा है प्रेषक, ठीक है, उन पर कितना विश्वास है, कितनी आस्था है कि वो कितना सही बोलेंगे, कितना सही नहीं बोलेंगे। उसी तरह अगर हम विद्यार्थी और अध्यापक की बात करें तो जो है शिक्षक कोई भी बात अगर बच्चों को बता रहा है तो बच्चे उस अध्यापक की बात पे यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है आस्था और विश्वास पे उनके बीच जो होगी। एक अध्यापक और बच्चों के परस्पर जो आपसी रिश्ते हैं, आपसी आस्था और विश्वास है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी संप्रेषण हो रहा है वो कितना सही है, कितना सही नहीं है। ये डिपेंड कर देगा केवल उनके बीच आस्था और उनके विश्वास के ऊपर। जैसे अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह लें, हम इन जनरल लाइफ में कह लें कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और घर में कोई गलती हो गई, तो गलती होने पे हमारे घर में जैसे मम्मी लोग हमसे पूछती हैं कि ये काम किसने किया, तो कभी कभी हम डर के झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया। कोई कहता है कि हमने नहीं किया, सब कहते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की आंखों से ये पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। उतना जो है ट्रस्ट हमने बिल्ड करा होता है इतने दिनों में, अगर हम परिवार के साथ रह रहे हैं तो परिवार वाले भी हमारी रग रग से वाकिफ़ होते हैं, तो उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि नहीं इस बच्चे ने नहीं करा होगा, इस बच्चे ने ज़रूर करा होगा। तो ये जो परस्पर विश्वास और आस्था होती है कि हमने कुछ पूछा और बच्चों ने उत्तर दिया कि हाँ मैंने नहीं किया या हमने किया, तो अगर कोई वाकई में जिस पे कि हम कहते हैं कि परिवार वालों को फेथ है, विश्वास है कि इसने नहीं करा होगा, अगर वो कहता है कि हमने नहीं करा तो हम उसकी बात को मान लेते हैं कि हाँ वाकई में इसने नहीं करा होगा। तो विश्वास, परस्पर जो आपस में विश्वास और आस्था है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रभावी संप्रेषण के लिए। कि अगर हम कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं तो उस पर बच्चे, जैसे अध्यापक की बात करें, अध्यापक कोई भी चीज़ बच्चों को बता रहा है तो बच्चे उस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये अध्यापक सही कह रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं, आपसी जो विश्वास कैसा है, कि अध्यापक और बच्चों के बीच कैसा चल रहा है, बॉन्ड कैसा है, बच्चे अध्यापक के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो प्रभावशाली संप्रेषण में हम कह सकते हैं कि परस्पर आस्था और विश्वास एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट कहा जा सकता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा प्रभावशाली बनाने में संप्रेषण को। तो ये यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हो गए और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा गया है, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट हैं और सारे पॉइंट को बहुत डिटेल में बताया गया है। और डीएलएड में ऐसा होता नहीं है, आपको काफ़ी कम शब्दों में लिखना होता है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग याद रखिए, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको डीएलएड में, क्योंकि बीड नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं भरना है काफ़ी। और यहाँ पर क्या है कि डीएलएड में आपको लिमिटेड शब्द मिलते हैं, लिमिटेड स्पेस मिलता है, और उसमें आपको कितना आप अच्छा तरीके से लिख सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप हेडिंग का, आप फिगर का यूज करें, जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें ताकि अध्यापक की नज़र उस पर जाए। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए, कि कौन कौन से कारक हैं जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। और ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा जा चुका है, पेपर देख लीजिएगा। उत्तर में है संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। तो कौन कौन से घटक या कारक हैं जो कि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले अग्रलिखित कारक या घटक इस प्रकार हैं। क्या क्या चीज़ें जो है संप्रेषण को प्रभावित करेंगी, उस पर इफेक्ट डालेंगी, ठीक है, ये हमें जानना है। तो पहला तो है छात्र। आज के बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं है। अतः छात्र छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें या मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। सही, ये तो बात देखिए आप सभी को पता ही होगी कि पहले जो था शिक्षा प्रक्रिया वो जो शिक्षक केंद्रित था, लेकिन अभी हमारी जो शिक्षण प्रणाली है ये बाल केंद्रित है, यानी इसमें मेन भूमिका कौन निभाता है, छात्र निभाता है। तो अगर हम ये कहें कि जो संप्रेषण अगर हमें कुछ करना है तो वो किसके अनुरूप होना चाहिए, वो छात्रों का अनुरूप होना चाहिए, कि वो छात्र की आयु, उसकी आकांक्षाएं, उसके बौद्धिक स्तर, उसकी आदतें, उसकी मनोभावनाएं, इन सभी चीज़ों पर जो है डिपेंड होना चाहिए अगर हम कोई भी चीज़ संप्रेषित कर रहे हैं तो, ठीक है। तो छात्रों जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक या कारक है जो कि संप्रेषण को प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा है शिक्षण के उद्देश्य। तो अध्यापकों को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि अपेक्षित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधा जुटा सके। अतः शिक्षण के उद्देश्य भी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अनुरूप ही हम कार्य करते हैं। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो अध्यापक को भी शिक्षण और विषय से संबंधित जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, अध्यापक कोई भी चीज़ पढ़ाता है या अध्यापक क्लास में जा रहा है तो एक उद्देश्य लेके जाता है कि हमारा क्या आज का क्या उद्देश्य है और हमारा मेन उद्देश्य क्या है। तो मेन उद्देश्य जो है किसी भी विषय का, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का, उस चीज़ को ध्यान में रख कर, यानी कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें बच्चों को पढ़ाना है और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही वो जो है संप्रेषण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो एक उद्देश्यों के अनुरूप ही, मतलब कुछ निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ऐसा हो कि कोई भी उद्देश्य ना हो, जैसे हम एक उद्देश्य मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा लेसन प्लान वगैरह कभी बनाया होगा या फिर आप नॉर्मल भी अगर कभी देखे होंगे, तो अध्यापक अगर किसी दिन क्लास में आए तो अध्यापक कोई टॉपिक है उसे आज पढ़ाना है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, वो पहले से उसका उद्देश्य निर्धारित होता है कि हमको सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझाना है। ये उद्देश्य मान लीजिए हम लेके आए कि सभी बच्चों को हमें समझाना है, तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अध्यापक जो है अपन बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है। और क्या चीज़ें हैं जो कि उसको चीज़ों को समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, उन समस्याओं को समझते हुए कि जैसे कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ होंगे, कुछ बच्चे कम मंद बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी दिक्कत आप कह लीजिए, तो अध्यापक सारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कुछ साधन का उपयोग करेगा, कुछ मीडियम का, कुछ सुविधाएं जुटाएगा, कुछ अलग अलग टेक्निक यूज करेगा ताकि हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था कि हमें सभी बच्चों को वो चीज़ समझानी है। तो वही है कि शिक्षण के उद्देश्य भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण घटक या कारक है संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने में, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्य अगर निश्चित होते हैं तो अध्यापक उसके अनुरूप ही कुछ साधनें जुटाता है, कुछ सुविधाएँ जुटाता है, जिससे कि संप्रेषण प्रक्रिया को जो है वो बेहतर बना सके।
अगला है शिक्षक का व्यक्तित्व। तो शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे विषय पर उसका स्वामित्व, छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार, ऊंची आवाज़, निष्पक्षता, चरित्र और उसकी योग्यता की छाप आदि का प्रभाव बालक पर पड़े बिना नहीं रहता। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक अध्यापक अगर क्लास में हमें कुछ भी पढ़ाने आता है तो उस अध्यापक का क्या व्यवहार है, उस अध्यापक की क्या चरित्र है, क्या उसकी आवाज़, उसकी योग्यता, उसकी कैपेबिलिटी, हम सब कुछ जो है देखते हैं। यानी एक अध्यापक अगर क्लास में आया तो अगर मान लीजिए कि अध्यापक आया, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अध्यापक ऐसा कर सकते हैं कि वो तेज बच्चों को ध्यान में रखेंगे, कमज़ोर बच्चों को बोलेंगे कि तुम छोड़ो, तुमको तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इससे क्या होता है कि संप्रेषण अच्छा नहीं होता, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो एक अध्यापक का कैरेक्टर, एक अध्यापक का व्यक्तित्व जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है संप्रेषण को प्रभावित करने में। अगर अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब बच्चों के हिसाब से वो समझा रहे हैं, किस फ्लो में बच्चों को समझ में आएगा, किस आवाज़ में बच्चों को समझ में आएगा, किस तरीके से वो बोले कि बच्चों को समझ में आए, तो ये सारी चीज़ें, उसका अध्यापक का चरित्र कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, कितना उसके पास नॉलेज है, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावशाली होगी। तो एक शिक्षक का व्यक्तित्व भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक या कारक जो है साबित होता है। अगला है विषय वस्तु का चयन। तो शिक्षार्थियों के लिए पठनीय सरल पदों में क्रमबद्ध तरीके से संबद्ध विषय का अध्ययन शिक्षण को प्रभावी बनाता है और बालक रुचि के साथ विषय को समझते हैं। इस प्रकार सीखने का वातावरण सृजित होगा तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा विकसित होगी। तो विषय वस्तु का चयन भी आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कि बच्चा जो है अपनी अगर रुचि के हिसाब से विषय चूज करता है पढ़ने के लिए, तो वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा, अपनी बात को रख पाएगा, अध्यापक की बात को समझ पाएगा। लेकिन अगर उसका विषय वस्तु ही उसका जो चयन है विषय वस्तु का अगर वो ही सही नहीं है, अगर एक हम कह दें कि एक साइंस के बच्चे को आप आर्ट के सब्जेक्ट दे दीजिए जिसमें कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, तो अध्यापक कुछ पढ़ाएगा भी तभी उसको जो है समझ में नहीं आएगा और उसका ध्यान भी नहीं लगेगा समझने में। तो विषय वस्तु का चयन भी आप कह लीजिए कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को बनाए रखने में। ठीक है, अगला यहाँ पर है पाठ्य योजना का निर्माण। यदि शिक्षा संप्रेषण में सुव्यवस्थित रूप से पाठ्य योजना का निर्माण कर लिया जाता है तो वह प्रभावशाली होता है या प्रभावकारी होता है, क्योंकि उसमें शिक्षण संप्रेषण के उद्देश्य समाहित होते हैं। जैसे ये वही वाली बात हो गई, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि अध्यापक अगर कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ें पढ़ाने आता है, क्लास में किसी चीज़ के बारे में पढ़ाने आता है, तो अध्यापक पहले से ही प्लान करके चलता है कि उसका उद्देश्य क्या होगा। जैसे हम लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं तो लेसन प्लान में भी यही चीज़ें हैं। या अब नॉर्मल इन जनरल भी आप अपने लाइफ में देखेंगे तो अध्यापक जब भी क्लास में हमें पढ़ाने आते थे तो अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ाना था उसके पहले ही वो उस टॉपिक के बारे में सब कुछ नॉलेज इकट्ठा करके आते थे। उनका एक गोल होता था कि कौन से मीडियम हम उपयोग करें, कौन से शिक्षा अधिगम सामग्री हम यूज करें, कौन से मेथड यूज करें ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो पहले से उद्देश्य जो है वो निश्चित हो जाता था अगर उन्हें कोई टॉपिक पढ़ाना है। अगर पहले से वो प्री प्लान करके आते हैं कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, तो पाठ योजना का अगर वो अध्यापक निर्माण करके आता है तो उससे भी क्या होता है कि संप्रेषण को वो काफ़ी प्रभावशाली तरीके से पूरा कर पाता है, समझा पाता है, अपने संदेशों को पहुंचा पाता है। तो पाठ योजना का निर्माण भी प्रभावी संप्रेषण के एक महत्वपूर्ण कारक या घटक में शामिल होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और पॉइंट बचे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अगला है उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। तो कुशल शिक्षक सदैव विषय प्रकरण एवं कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करता है और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित सहायक सामग्री का सामंजस्य भी करता है। तो अभी वही बात हो गई कि अध्यापक सभी बच्चों को समझाने के लिए हर बच्चे के हिसाब से जो है कोशिश करता है कि ऐसे शिक्षण विधियों का चयन करे, ऐसे चीज़ों का चयन करे, ऐसे सहायक सामग्री का चयन करे जिससे कि जो टॉपिक अध्यापक को पढ़ाना है वो टॉपिक कक्षा स्तर के अनुकूल हो, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री भी कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण में काफ़ी मदद करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटक या कारक है। आप खुद सोचिए कि अगर अध्यापक पहले से सोच के आए कि हमें टॉपिक पढ़ाना है, कोई प्रकरण हमारा है, तो
उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन से शिक्षण विधि का वो चयन करे, कौन सी सहायक सामग्री का वो चयन करे जिसका कि उपयोग वो कक्षा में करे, और उससे क्या हो कि वो अपनी बात को बच्चों तक अच्छे से पहुंचा पाए और बच्चे उसकी बात को अच्छे से समझ पाए, यानी संप्रेषण अच्छा हो पाए, प्रभावशाली संप्रेषण हो पाए। तो उसके लिए जो हम कह सकते हैं कि उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री भी क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक या कारक का काम करते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। तो शिक्षक शिक्षण संप्रेषण के समय शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान, आदत एवं आकांक्षाओं आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करता है। तो सही बात है कि हर बच्चा अलग होता है, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अध्यापक ऐसी विधियों यूज करता है, ऐसे सहायक सामग्री का यूज करता है जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो हर बच्चे का कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता अलग है, हर बच्चे की अभिवृत्ति अलग है, सोच अलग है, रुचि अलग है, उसका रुझान अलग है, उसकी आदतें अलग है, उसकी महत्वाकांक्षाएँ अलग हैं। तो एक अध्यापक क्या करता है कि क्लास में वो हर ऐसा नहीं कि केवल तेज बच्चों पर ही ध्यान फोकस करे, उसे हर बच्चे पर ध्यान फोकस करना है। हर बच्चे की रुचि अलग है, हर बच्चे का सब कुछ अलग है, बुद्धि स्तर अलग है, आदत अलग है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखकर ही संप्रेषण जो है करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि संप्रेषण ज़्यादा प्रभावशाली बना। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण घटक या कारक है अगर हमको शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। तो कक्षा का वातावरण, जिस कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया चल रही है उसका वातावरण भौतिक एवं सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे प्रकाश, वायु, ऊष्मा एवं सर्दी की उचित व्यवस्था तथा विद्यार्थियों में पारस्परिक मैत्री भाव। यानी अगर अध्यापक ऐसे क्लास में गया है जहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली, मतलब गाली तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, कोई किसी के पास बैठना नहीं चाह रहा है, क्लास में शोरगुल कर रहा है इसी वजह से। और अगर ऐसा भी है, ये तो चलो होगी सामाजिक रूप से व्यवस्था। दूसरी हम कह सकते हैं कि जो भौतिक रूप से व्यवस्था है कक्षा की, जैसे कक्षा में लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, वायु अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, ऊष्मा नहीं है, सर्दी की उचित व्यवस्था नहीं है, तब वहाँ पर अगर आप जाएंगे, अध्यापक जाएगा, अगर अध्यापक को कुछ पढ़ाना है तो क्या अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएगा क्लास में? आप ये इस क्वेश्चन का आंसर का आप खुद दीजिए, तो आपके माइंड में आएगा कि नहीं, अध्यापक अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाएगा और बच्चे अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे अगर इस तरह का माहौल रहा तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जो कक्षा का वातावरण है वो ख़राब होने की वजह से जो संप्रेषण है उसकी प्रभावशीलता क्या हो गई, ख़राब हो गई, कम हो गई। तो कक्षा का वातावरण अगर अच्छा रहेगा, कक्षा में उचित ऊष्मा रहेगी, प्रकाश रहेगी, वायु रहेगी, बच्चों में आपसी प्रेम रहेगा, सहयोग की भावना रहेगी, तो अध्यापक कोई भी चीज़ पढ़ाना चाहेगा, अच्छे से समझाना चाहेगा तो बच्चे अच्छे से समझेंगे भी, और अगर उन्हें कुछ डाउट होगा तो वो पूछेंगे भी। तो कक्षा का वातावरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। तो शिक्षक के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उसका यानी बालक एवं शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी सीखने का वातावरण सृजित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसकी जो सोच है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो सोच है एक अध्यापक की भी अच्छी होनी चाहिए और एक बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। अगर पता चले कि अध्यापक की सोच अच्छी नहीं है, वो बच्चों के बारे में अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखता है, या बच्चे अध्यापक के बारे में अच्छी दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, या ये और ये भी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से, जैसे अगर वो कुछ उसको दिक्कत आ रही है, शारीरिक रूप से अगर अध्यापक और बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, तब भी अगर अध्यापक को समझाएगा तब भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और बच्चे भी अपनी बात जो है नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों का स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे और अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और अध्यापक के केस में रहेगा तो अध्यापक भी अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा, नहीं समझा पाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य में आपके मानसिक और शारीरिक दोनों घटक, मतलब दोनों चीज़ें आती हैं, तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम घटक कह सकते हैं। अगला है सहसंबंध पर आधारित। तो शिक्षण संप्रेषण में अन्य विषयों से संबंध जोड़ते हुए यदि शिक्षा प्रदान किया जाता है तो बहुत प्रभावोत्पादक हो जाता है। जैसे हम भी जानते हैं कि विज्ञान और गणित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हर विषय, भूगोल गणित एक दूसरे से जुड़ा है, भूगोल विज्ञान जुड़ा है, इतिहास भी जुड़ा है गणित से, विज्ञान से, हर विषय आपस में देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और अगर हमको शिक्षण संप्रेषण, अगर हमें शिक्षा में संप्रेषण को बेहतर बनाना है तो अगर हम अन्य विषयों के साथ जोड़कर कोई भी चीज़ शिक्षा प्रदान करें, कोई टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम अन्य विषयों का सहयोग लेते हुए अगर हम पढ़ाएं तो उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। जैसे हम कभी कभी ये देखते हैं कि
साइंस है, उसमें विज्ञान में गणित भी शामिल होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि हम गणित की मदद से विज्ञान को समझ रहे हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है विज्ञान को समझना। तो इसी तरह है कि अगर हम एक विषय को पढ़ाने के लिए दूसरे विषय का सहयोग लेकर उसे पढ़ाते हैं, अगर दूसरे विषय का सहयोग की अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो अगर हम उसका सहयोग ले लें तो हम और अच्छे तरीके से अपने विषय को पढ़ा पाते हैं। तो सहसंबंध जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट घटक होता है अगर हमें संप्रेषण को बहुत प्रभावशाली बनाना है तो। अगला यहाँ पे लास्ट है, सिखाने हेतु अभिप्रेरणा। चूंकि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अभिप्रेरणा का प्रादुर्भाव है और सीखना इसी पर अवलंबित है, इसके लिए शिक्षक को उचित शिक्षण संप्रेषण हेतु अच्छी शिक्षण पद्धति, युक्त विधि, सहायक सामग्री एवं विषय के सरल तत्वों का संप्रेषण करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही प्रबल इच्छा का भाव, आनंदमय अनुभूति, प्रतियोगिता एवं स्पर्धा, लगातार अभ्यास, सरल सामग्री का संप्रेषण और बालकों का पर्याप्त सहयोग भी शिक्षण संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में या प्रभावी बनाने में सहायक होता है। शिक्षा को समय एवं परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव इसका आश्रय लेना चाहिए। यानी सिखाने हेतु जो अभिप्रेरणा है वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी अगर आप ये देखें तो शिक्षक जो है सिखाने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है, उसके लिए बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, इसके लिए अध्यापक क्या करता है, बहुत सारे जो है शिक्षण सामग्री यूज करता है, बहुत सारे कह सकते हैं कि शिक्षण की विधियाँ यूज कर सकता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्टिविटी कर सकता है, प्रतियोगिता करा सकता है और अभ्यास करा सकता है, बच्चों में स्पर्धा करा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यानी सीखने हेतु अभिप्रेरणा होगी, यानी मोटिवेशन होगा कि नहीं हम सीखेंगे, हम सीख के रहेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट घटक होगा। अगर इस तरह से अगर आप देखें कि जो है लोगों को या अध्यापक हो चाहे बच्चे हों, अगर उनमें सिखाने की और सीखने की जो अभिप्रेरणा है अगर वो रहेगी तो संप्रेषण जो है वो बहुत बेहतर होगा। तो अभी ऊपर की बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई कि अध्यापक बहुत सारी चीज़ें करता है, अलग अलग मेथड यूज करता है, चीज़ें यूज करता है, सामान यूज करता है ताकि वो अच्छे से संप्रेषित कर पाए अपनी बातों को। साथ ही प्रबल इच्छा होगी और उनमें अभ्यास होगा, प्रतियोगिता होगी, स्पर्धा होगी। तो और बालकों का जो सहयोग है वो भी अगर मिलेगा तो शिक्षण संप्रेषण को हम लोग कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये अगर ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि संप्रेषण जो है वो बेहतर हो पाए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम ये दोनों लेके चलेंगे। तो अगले वीडियो में आपका लघु प्रश्न जो है इस अध्याय का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बाकी अपनी जो तैयारी है वो करते रहिएगा, जहाँ पर आपको दिक्कत है वो पूछ लीजिएगा। बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे चैनल पे। चैप्टर 2 का मैंने जो है ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स जो है वो शेयर कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो मैं खुद अपनी लैंग्वेज में बनाती हूँ, कुछ बुक्स का यूज करके, कुछ अपनी लैंग्वेज यूज करके, लेकिन लैंग्वेज बहुत ईजी रखती हूँ और समझाने का मेथड भी काफ़ी ईजी रहता है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।